Hello everyone, it's Preeti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are studying class 9 Social Studies book of Politics. That's chapter 3rd, that is Electoral Politics. यानी जो हमारे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स होता है वो क्या होता है। तो इससे पहले की क्लास में हमने इसके कुछ पार्ट्स पढ़ लिए थे। आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। यानी हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होते हैं, ऐसे क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, ये तो हम पढ़ ही चुके थे कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो इंडिया है उसमें जो इलेक्शन का सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। हमें पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में जो भी इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, डेमोक्रेटिक, यानी पूरा हमारी जो जनता होती है उस पर डिपेंड करता है। To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम देखते हैं कि इंडिया में इलेक्शन जो है वो कैसे होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो पार्लियामेंट की दो इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दैट इज कॉल्ड लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हर लोकसभा और राज्यसभा में हर 5 साल में इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं, यानी आयोजित किए जाते हैं। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव कम टू एन एंड। हर 5 साल में हर एक पार्टी के इलेक्शन का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका अंत होता है, यानी हर जो से इस बार जो रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं वो क्या है, अगले 5 साल के लिए बन गए, लेकिन 5 साल बाद हो सकता है वो भी हो दोबारा, या उनकी जगह कोई और भी आ जाए। तो हमारे यहाँ जो किसी भी एक मतलब मंत्री परिषद वगैरह होती है, जो उनका कार्यकाल जो होता है यानी उनका जो टर्म पीरियड होता है वो कितना होता है, 5 years होता है। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनली एट द सेम टाइम, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। क्या होता है, इलेक्शन जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी पूरे संविधान में एक जैसे ही होता है, और या तो एक ही दिन में होगा या आगे पीछे एक वीक के अंदर सभी जगह हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। इस तरह के इलेक्शन क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन बोला जाता है। समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूशन टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। This is called a by-election. In this chapter, we will focus on general election. अगर कहीं पर ऐसा होता है कि कोई जो हेड है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई भी ऐसा कोई मंत्री है या CM PM वगैरह है, किसी कॉज के कारण यानी हो सकता है उनकी डेथ हो गई हो या किसी भी कारण से उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, तो इस कंडीशन में जो दोबारा इलेक्शन होते हैं उनको बाय इलेक्शन बोला जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा जनरल इलेक्शन, क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया उसमें सभी जगह मोस्टली जनरल इलेक्शन ही होते हैं। बहुत रेयर सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर बाय इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूशनरी, यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्शन 90 MLAs एज यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. जैसे कि हमने इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ लिया था कि जो हरियाणा में जो मतलब इलेक्शन हुआ था उसमें जो 90 MLAs बने थे उनको सभी पूरे हरियाणा वासियों ने क्या है, वोट करके ही रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यानी हम जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जो हम सिटीजन्स हैं हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो व्यक्ति हमें लगता है कि वाकई में उसमें क्वालिफिकेशन है कि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बने, उसके पास एक्सपीरियंस है, वेल एजुकेशन है, यानी हर चीज़ से वो परिपक्व है और वो वाकई में हमें आगे हमें रिप्रेजेंट करेगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम फॉलो किया जाता है। The country is divided into different area for purpose of election. There are called electoral constitutionaries. इसीलिए हमारे यहाँ अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग एरियाज में हमारी कंट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। उसी के आधार पर क्या होता है कि हर एरिया में जो इलेक्शंस होते हैं उसको ही इलेक्टोरल
कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है। द वोटर्स हु लिव इन अ एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लोकसभा इलेक्शन में क्या होता है, जो उस एरिया में रह रहे होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हर 5 साल में हमारे यहाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट में तो हम चांसलर या मिनिस्टर के होते हैं, और जैसे छोटे एरियाज में पार्षद और अध्यक्ष के होते हैं। तो हर 5 साल में जो एरिया होता है, जैसे एक जगह का एक एरिया होता है जो वार्ड वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो क्या होता है, हर एक वार्ड से, हर एक एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जिसको कि हम क्या करते हैं, लोकसभा का मेंबर बनाने के लिए इलेक्ट करते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारी जो कंट्री है वो 543 कॉन्स्टिट्यूशंस में डिवाइड है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। हर एक क्षेत्र से एक मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्ट किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि हमारा एमपी बन के कहा जाता है, पार्लियामेंट में जाता है। इलेक्शन इज दैट एवरी वोटर शुड हैव इक्वल वैल्यू। दिस इज व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड दैट ईच कॉन्स्टिट्यूशनरी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। यानी हमारे यहाँ एक हम डेमोक्रेटिक फीचर में रह रहे हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ हर एक वोट का एक समान ही अधिकार या फिर एक समान ही कर्तव्य होता है। जो मैं वोट दूंगी वो भी उतना ही वैल्यूएबल होगा जितना कि कोई दूसरा पर्सन वोट देगा। तो हर एक वोटर का क्या है, इक्वल वैल्यू होती है, क्योंकि हम सब यहाँ एक इक्वल पोजीशन में, इक्वल एरिया में, इक्वल फैसिलिटीज के साथ रह रहे हैं। सिमिलरली each state is divided into a specified number of assemblies constitutions. In this case the elected representative is called the member of legislative assembly और MLA। हर एक क्षेत्र से, यानी जैसे अब राज्य है तो एक राज्य के अंदर काफ़ी सारे विधानसभाएं आती हैं, तो हर एक विधानसभा से एक मेंबर को जो इलेक्ट किया जाता है, यानी जैसे जो कई सारे क्षेत्रों को मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनरी बनती है, उसमें क्या होता है, जो एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है जिसको हम विधायक बोलते हैं। तो जो विधायक बनाया जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, एमएलए बनाते हैं, वो क्या होता है, सीधा हमारा एमएलए बन के कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें हेल्ड करता है। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनरीज हैज विद इन इट्स सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनरीज द सेम प्रिंसिपल अप्लाइंग फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन। जिस तरीके से हमारे यहाँ हमारे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनरी सिस्टम फॉलो किया जाता है, उसी तरीके से उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम क्या करते हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन भी करवाते हैं। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। जैसे आपको पता है कि हर एक टाउन और हर एक गाँव जो है वो अलग अलग वार्ड में डिवाइड होता है। उन वार्ड में अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं अर्बन और विलेजेस एरिया के, वो क्या करते हैं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अपने अपने एरिया से हर एक व्यक्ति को सीट दिलवाना चाहते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। इसी तरीके से जैसे लोकदल पार्टी जो थी हरियाणा की, उसको सीधे सीधे 60 सीटें मिली थी। तो जिस राज्य में जितनी ज़्यादा सीटें होती हैं, वो क्या करते हैं, वो वही पार्टी जो होती है वो वहाँ पर अपना परचेस लहराती है, या वहीं पर वो उसका एमएलए बन जाता है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनरीज। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनरीज कौन कौन सी होती हैं? Our constitution enable every citizen to elect her or his representative and to be election as a representative. The constitution make, however, they worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly। हमारे यहाँ हमारे संविधान के आधार पर हर एक व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबको अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आगे भेजने का अधिकार होता है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ की चिंता जताई जाती है कि किस तरीके से जो इलेक्टोरल कंपटीशन है उसको देखकर किया जाए। जैसे आपने देखा होगा, हम जब इलेक्शन आने को होते हैं तो काफ़ी सारी पार्टीज होती हैं जो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़े करती हैं, यानी एक क्षेत्र से हो सकता है 5 से 6 और उससे भी ज़्यादा पार्टीज हो सकती है। तो उनका काम क्या होता है कि वो इलेक्टोरल जो कंपटीशन होता है उसको बढ़ाने का काम होता है, और जो वीकर होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ नहीं टिक पाता, और ना ही वो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने के लायक बन पाता है। तो इसी तरीके से वहाँ पर रिक्वायर्ड क्या होती है कि वहाँ पर एजुकेशन होनी चाहिए, लोगों से कांटेक्ट होनी चाहिए, उन्हें
जो हमारे इलेक्शन है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए और उनमें जीतने का जज्बा होना चाहिए, यानी उनको इतना आना चाहिए कि किस तरीके से वो पीपल को कन्विंस कर सकते हैं। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनरीज ऐसी होती है रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंगिंग टू द, जैसे कभी आपने सुना होगा कि जो सीट्स होती हैं वो कभी जनरल ओबीसी की आती है, कभी एससी एसटी की आती है। तो जो एससी एसटी की आती है वो एक सीट वहाँ पर परमानेंट रिजर्व होती है। तो इस तरह की जो शेड्यूल कास्ट और अदर जो इलेक्शन होते हैं उनके लिए शेड्यूल कास्ट वगैरह जो होती है उनके लिए एक सीट ऑलरेडी रिजर्व होती है। तो इस तरह की जो सीट्स होती है उनको क्या बोलते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनरीज बोला जाता है। फिर आती है हमारी वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट क्या होता है, वंस द कॉन्स्टिट्यूशनरी आर डिसाइडेड देन द नेक्स्ट स्टेप टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। अब बारी आती है कि हम देखते हैं कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता। Till the last day in a democratic election, the list of those who are eligible to vote is preparing months before the election and given to everyone. This list is officially called the electoral roll and in commonly known as the voter list. यानी पिछले जो इलेक्शन में हमने देखा था कि इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। वोटर लिस्ट मतलब एक ऐसी लिस्ट बनाई जाती है जिसमें जो लोग 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं या 18 साल के हो गए हैं उनका वोटर आईडी बनाया जाता है, यानी इसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोला जाता है, जिसके तहत जो भी लड़का या लड़की अपनी 18 साल की एज कंप्लीट कर लेते हैं उनका एक वोटर आईडी कार्ड बनता है। उस वोटर आईडी कार्ड के थ्रू वो वोट दे सकते हैं। तो और जो लोग उसमें मतलब जिनकी डेथ हो जाती है या जो कहीं इस स्टेशन को छोड़ के या फिर उस एरिया को छोड़ के कहीं अदर एरिया में रहने लगे हैं, तो इस तरीके से जो मतलब उनके नाम हटा दिए जाते हैं और जो नए होते हैं जो अडल्ट फ्रेंचाइजी की एक लिमिट में आ जाते हैं उनके नए नाम ऐड किए जाते हैं। तो वोटर लिस्ट बनाने का काम क्या होता है, उस क्षेत्र की यानी उस जैसे अब गुना एरिया है तो गुना एरिया की पूरी वोटर लिस्ट बनेगी, उसमें क्या होगा जो नए नाम होंगे वो ऐड किए जाएंगे और जो पुराने नाम जो कि किसी वजह से जिनकी डेथ हो गई है या कोई आउट ऑफ स्टेशन चला गया है, किसी का ट्रांसफ़र हो गया, तो उन लोगों के नाम हटा के उसमें नए जो नाम आएंगे वो ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये जो होता है वो क्या होता है, वो वोटर लिस्ट कहलाती है। उसके बाद आते हैं नॉमिनेशंस ऑफ कैंडिडेट। अब कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैसे करते हैं, अब भाई हम किसी व्यक्ति को अपना कैंडिडेट बना के भेजेंगे तो उस व्यक्ति में कुछ वो भी क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए कि हम उसको आगे अपना कैंडिडेट बनाएं। तो कैंडिडेट बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, We note about that in a democratic election, people should have a real choice. This happens only when there are no registration on anyone to conduct an election. This is what our system, यानी हमारे सिस्टम में कि कैंडिडेट बनने के लिए आपकी कम से कम एज जो है वो 25 के लगभग होनी चाहिए, विच इज़ ओनली 18 ईयर्स फॉर बिलोंगिंग वोटर, क्योंकि 18 साल जो है वो क्या है वोटर के लिए एज मानी गई है। There are some other restrictions on criminal etc. कुछ लोग जो होते हैं वो क्रिमिनल वगैरह में भी हो जाते हैं, इस वजह से उनको इससे अलग रखा जाता है। बट दे अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस, लेकिन वो कुछ एक्सट्रीम केसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेटेड देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट, कुछ उनको है ना जो पार्टी होती है वो अपने पार्टी सपोर्ट में या अपने सिंबल के रूप में यूज़ कर लेती है। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफ्टन कॉल्ड पार्टी टिकट। पार्टी का जो नॉमिनेशन होता है यानी किसी व्यक्ति को इलेक्ट करने के लिए आगे ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्टी कॉल्ड पार्टी टिकट, यानी पार्टी उसको क्या करती है, टिकट देती है कि हाँ आप हमारी पार्टी से आप आगे जाएंगे। एवरी पर्सन हु विश टू कॉन्टेक्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो व्यक्ति एक नॉमिनेशन बनना चाहता है उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ मनी डिपॉजिट कराई जाती है सिक्योरिटी के पर्पज से। रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शन फॉर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नया सिस्टम इस चीज़ के क्षेत्र में लागू कर दिया है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ। अब हर एक व्यक्ति जो कि एक कैंडिडेट बनना चाहता है उसको क्या है, अपनी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। और वो कौन कौन सी जानकारी है जो उसे देनी पड़ेगी। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट के ऊपर कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस है तो उसके बारे में उसे जानकारी देनी पड़ेगी। डिटेल ऑफ द एसेट्स एंड लिबरेशन
ऑफ द कैंडिडेट एंड हर और हर फैमिली, उसको अपनी शिक्षा से जुड़ी हुई और अपने पूरे परिवार बैकग्राउंड की जानकारी उसको देनी होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो कैंडिडेट की क्या क्या है, उसने कितनी पढ़ाई की है, कहाँ से की है, कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, ये सब चीज़ें उसे वहाँ पर अपनी फुल डिटेल देनी पड़ती है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ been मेड पब्लिक, दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग बाय द कैंडिडेट। तो ये वो जानकारी है जो कि पब्लिक को बताई जाएगी ताकि वो अपने जो वोटर्स हैं उनके साथ कोई भी गलत ना हो, भेदभाव ना हो, और वो अपने कैंडिडेट को सही तरीके से चुन सकें और अपने कैंडिडेट की पूरी जानकारी वो रख सकें। तो ये था आज हमारा कि किस तरीके से जो हमारा सिस्टम है वो इलेक्शन सिस्टम बनाता है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इलेक्शन सिस्टम बनाती है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।